बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सब्जेक्ट ET 223 EMI इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर है, जिसका टॉपिक है ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल and material of springs, its characteristics and merit demerits, और स्प्रिंग को कैसे जो है वो उस पैडल पर लगाया जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। इस लेक्चर के दो मेन पॉइंट्स ग्रेविटी कंट्रोल एंड स्प्रिंग कंट्रोल। अजीज तलबा, इन दो मेन कंटेंट को समझने की ज़रूरत है, ताकि जब हम इन दो को ब्रीफली समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए समझने के लिए आसान हो जाएंगी। जिस तरह हमें पता है कि जब एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिव टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है तो पॉइंटर का अपने फाइनल पोजीशन पर रुकना और पॉइंटर का सही मकाम पर रीडिंग देना, वो इस बात के साथ कनेक्टेड है कि आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कैसे बेहतर तरीके से पैदा हो रहा है या नहीं। अगर ये तरीका बेहतर और मुनासिब हुआ तो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगा, आइसोलेशन कम से कम होगी और पॉइंटर एक मकाम पे जाकर रुक जाएगा और रीडिंग सही और एक्यूरेट होगी। अजीज तलबा, ये दो जो स्केचेस हमने ड्रॉ किए हैं बोर्ड पर आप देख रहे हैं, उसमें ये जो पहला है इसको हम डिस्कस करते हैं और इसके बाद इस दूसरे पर आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे ड्राइंग में आपको एक पॉइंटर, इसका स्केल और पिवटेड स्पैंडल और पॉइंटर के साथ ये जो दो लेग्स बने हुए हैं, जिस पर एक बैलेंस वेट है और एक कंट्रोलिंग वेट है। अजीज तलबा, जब आपका पॉइंटर 0 पर होता है तो उस वक्त ये जो वेट इसके साथ लगे हुए, ये जो वेट लगे हुए ये दो किस्म के होते हैं। एक सोल्डरिंग की सूरत में फिक्स वेट होते हैं, लाइट वेट, और एक नट बोल्ट की तरह एडजस्टेबल वेट होते हैं, जिसको हम आगे पीछे हरकत करके ग्रेविटेंशियल फोर्स के थ्रू अपने पॉइंटर की जो सेटिंग है वो करते हैं। तो ये आपको दिखाएगा। एक बैलेंस वेट होता है जो इस वेट के साथ ग्रेविटेंशियल तौर पर बैलेंस होके इस पॉइंटर को 0 पर रखता है। इनको आगे पीछे करके ये सेटिंग हो सकती है। अजीज तलबा, आप देख रहे हैं कि एक पिवटेड स्पैंडल है जो कि दो जीवल बैरिंग्स के दरमियान पिवटेड है और वो फ्री टू रोटेट है। एक पॉइंटर जो कि 0 पर लगा हुआ है, ये पॉइंटर 0 पर तब होगा जब ग्रेविटी कंट्रोल यानी ग्रेविटेंशियल फोर्स के तहत, क्योंकि आपको पता है अजीज तलबा के जमीन अपने सेंटर की तरफ हर एक चीज को उसके वजन के हिसाब से खींचती है, और जब वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो जिस्म बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम हालत में चला जाता है। इसलिए 0 पर होने के लिए ये जो दो वेट्स है और इसका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो ग्रेविटेंशियल फोर्स है ये बराबर होगा, तो ये पॉइंटर 0 पर होगा। इसलिए ये बैलेंस वेट है जो कि इसको कंट्रोल करता है, और ये वो कंट्रोलिंग वेट है जिसकी वजह से ये पॉइंटर 0 पर होता है।
जब ये पॉइंटर हरकत करता है यानी रिफ्रैक्ट करता है फ्रॉम हियर टू देयर, लिहाजा ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये पॉइंटर की डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन है। जब ये यहाँ पे आ जाता है तो ये वेट हरकत करके यहाँ पे आ जाता है और इस तरह इस थीटा के बराबर जो पॉइंटर है वो मूव कर जाता है। जब वो सोर्स जिसकी वजह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होती है जब वो खत्म होती है तो ये कंट्रोलिंग फोर्स और ये जो कंट्रोलिंग वेट है ये कंट्रोलिंग वेट उस ग्रेविटेंशियल फोर्स के तहत ग्रेविटेंशियल फोर्स उसको अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लाने की कोशिश करती है और ये वापस बैलेंस हो जाता है जीरो पर। अजीज तलबा, जो दूसरे ग्रेविटेंशियल फोर्स या ग्रेविटी कंट्रोल एक तरीका हो गया, दूसरा भी तरीका है स्प्रिंग कंट्रोल। इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्पेंडल जो कि जिबल बेयरिंग्स के दरमियान पिवटेड है और दो स्प्रिंग जो लगे हुए हैं कि जब ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन की वजह से डिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम जीरो टूवर्ड्स आवर फिगर तो इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से चूंकि ये पॉइंट स्पेंडल मूव करता है लिहाजा इस स्प्रिंग का जो एक हिस्सा होता है वो इसके साथ फिक्स होता है। लिहाजा जब ये मूव करता है तो ये जो स्प्रिंग है वो जो लगे हुए हैं जो हेयर स्प्रिंग लगे हुए हैं ये मुखालिफ सिमत में जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं और एक कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो पैदा करता है। जब डिफ्लेक्शन फोर्स खत्म हो जाती है तो ये जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग है ये वापस खुल जाता है और इस पॉइंटर को वापस जीरो पोजीशन पर लेके आता है। ये जो स्प्रिंग है ये एक या दो की तादाद में इस स्पेंडल पर जो है वो लगे होते हैं। ये चूंकि बारीक होते हैं और बिल्कुल बाल बराबर होते हैं लिहाजा इसको इसी वजह से हेयर स्प्रिंग भी कहते हैं। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये स्प्रिंग जो है ये कौन से मटेरियल के होंगे और कौन से मटेरियल जो है वो अच्छे मटेरियल होंगे और उनकी क्या खसूसियात होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हेयर स्प्रिंग है इसको बनाने के लिए जो पहले मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था या इस्तेमाल होता है अभी पहले नंबर पर वो है फॉस्फोर ब्रोंज, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन ब्रोंज, तीसरे नंबर पर हार्ड रोड सिल्वर, चौथे नंबर पर हार्ड रोड कॉपर, पांचवें नंबर पर प्लैटिनम सिल्वर, छठे नंबर पर प्लैटिनम रेडियम और सातवें नंबर पर जो है वो जर्मन सिल्वर जो है वो इस्तेमाल करके हम स्प्रिंग जो है वो बनाते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो खुसूसियात है वो ये होनी चाहिए कि ये जो स्प्रिंग मटेरियल है ये नॉन मैग्नेटिक हो, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो, बाज़ औक़ात इसको हम कंडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ये जो है वो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम हो और जो स्ट्रेस है जब इसमें स्ट्रेस पैदा होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन आप जानते हैं कि एक स्ट्रेस होता है और एक स्ट्रेन होता है यानी जब बिगाड़ उसमें आता है वो उस बिगाड़ यानी फटीग को बर्दाश्त करने के काबिल हो और वो फटीग को बर्दाश्त करे और देर पा काम करे। डियर स्टूडेंट, इस स्प्रिंग की जो है वो दो किस्म के स्प्रिंग हम इस्तेमाल करते हैं। एक हेयर स्प्रिंग कहलाता है जो कि आप देख रहे हैं इस शक्ल में हमने ड्रा किया हुआ है और दूसरा है जो है वो हीलिक्स स्प्रिंग कहलाता है। हीलिक्स स्प्रिंग गुच्छे की शक्ल में होता है, गुच्छे की शक्ल में होता है इसलिए इसका नाम जो है वो हीलिक्स स्प्रिंग है। उम्मीद है अजीज तलबा के इस लेक्चर में जो हमने पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो इनबॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। वस्सलाम।